श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो अपन क्या है भाई, देश परीक्षा पढ़ रहे थे। ठीक है, देश में हमने भूमि देश पढ़ लिया था। अब आतुर देश पर कंटिन्यू करना था। तो आतुर देश में क्या कहेंगे भैया कि आतुर देशः तु खलु कार्य देशः, यानी आतुर, आतुर क्या है, पेशेंट है। ठीक है, और पेशेंट में ही क्या है, पेशेंट में ही तो आप कार्य करोगे। कार्य मतलब क्या, धातु साम्य। ठीक है, तो धातु साम्य करने का एरिया क्या है, आप किधर धातु साम्य करोगे, आप भूमि में तो धातु साम्य करोगे नहीं। ठीक है, तो कौन सा देश है, भूमि देश है या आतुर देश है जिसमें आप कार्य करोगे, आतुर देश में कार्य करोगे। ठीक है, तो धातु साम्य कहाँ करेंगे, आतुर देश में करेंगे। तो किस देश को कार्य देश भी कहते हैं, आतुर देश को। इसलिए देश परीक्षा में आने वाली जो भूमि परीक्षा और आतुर परीक्षा है, उसमें से जो आतुर परीक्षा है या आतुर देश की परीक्षा है, उसे हम कार्य देश कह देते हैं। ठीक है, और अब आतुर देश में हम परीक्षा क्यों कर रहे हैं, पहला आयु के प्रमाण को जानने के लिए कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं, हम लक्षण तो देख रहे हैं, पता चला अरिष्ट लक्षण आ गए हैं, दुर्बल हो गया है पेशेंट और अब इसकी आयु बची नहीं है और हम उस पर अन्यथा जो है समय खराब कर रहे हैं। तो पहला तो हमें ये देखना है कि हमारे पेशेंट की आयु कितनी बची है। ठीक है, आयु कितनी हो गई है, कितनी बची है, आयु प्रमाण है भी कि नहीं भाई। और दूसरा, पेशेंट का बल कैसा है, बल प्रमाण पता करना। क्यों, क्योंकि आयु के प्रमाण के लिए हम अरिष्टों को समझते हैं। ठीक है, लेकिन अरिष्टों में भी ये बात कही गई है कि भाई यदि रोगी बलवान हो तो अरिष्ट तो आते जाते रहते हैं। तो आयु प्रमाण का ज्ञान करने के लिए हम आतुर की परीक्षा करते हैं, और जो रोगी है उसके बल प्रमाण को समझने के लिए हम आतुर परीक्षा करते हैं, या दोष प्रमाण को। दोष प्रमाण मतलब कितनी व्याधि है, व्याधि कितनी स्ट्रांग है और पेशेंट कितना स्ट्रांग है, इस चीज को हम एग्जामिन करने के लिए आतुर परीक्षा करते हैं। ठीक है, तो मान लो पेशेंट में अरिष्ट लक्षण है। ठीक है, बल जो है वो अतिक्षय हो गया है, दोष भयंकर बढ़े हुए हैं, तो ऐसे पेशेंट को क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें जो है रोग जीतना बड़ा मुश्किल है, और हमारा तो इंटेंशन ही क्या है, हमारा है भैया रोग भिषक जीती है, तो भिषक तो हम जीत लिए, रोगों को जीतना ही हमारा मेन एम है, तो हम चांस में लेंगे ही नहीं। तो रोग जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रोग जीतने के लिए आयु प्रमाण होना चाहिए, बल होना चाहिए, और दोष प्रमाण जो है थोड़ा कम होना चाहिए। चलिए, अब मान लो कोई पेशेंट है जिसकी आयु बाकी है, तो आप आयु बाकी है तो इसका मतलब हम उसे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, पहला, अब मान लो उसका बल आपने एग्जामिन किया, शरीर का बल जो है वो बहुत ज्यादा है और रोग का बल भी बहुत ज्यादा है, तो अब इससे में फायदा क्या हुआ मेरे को, तो मेरा चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट जो होगा वो मेरे को दिमाग में आ जाएगा कि भाई ये जो है तीक्ष्ण या हैवी मेडिसिन को भी बर्दाश्त कर सकता है, और ट्रीटमेंट्स में भाई शमन की जगह शोधन भी मैं करवा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि रोगी बलवान है और रोग का बल भी बलवान है, तो ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूँ, तीक्ष्ण मेडिसिन या शोधन यूज कर सकता हूँ। चरक में भी हमने ऐसा पढ़ा था, कहाँ पे, शुरुआत में सूत्र स्थान में। ठीक, फिर मान लो दोषों का बल और शरीर का बल मध्यम हो, तो क्या है भाई, मध्यम वीर की औषध दे देंगे। अब मान लो शरीर का बल कम हो और दोष भी जो है कम है, तो मृदु वीर की औषध देंगे। ज्यादा तीक्ष्ण वीर की मेडिसिन बर्दाश्त करने की ना जरूरत है, ना पेशेंट में ताकत है, और ना ही रोग रोग जो है वो इतना भारी है, दोष कैसा है, कम है। तो इस तरह से हम जो है रोगी के बल और दोष के बल के बीच को कंपैरिजन करके हम जो है डिसाइड करते हैं कि हमें ट्रीटमेंट कैसा करें। तो कुल मिलाकर के जो लाइन कहता है वो कहता है, तस्य परीक्षा आयुषः, तस्य परीक्षा में किसकी परीक्षा, रोगी की परीक्षा। ठीक है, आयुषः प्रमाण ज्ञान हेतु वा। ठीक है, आयु के प्रमाण के ज्ञान के हेतु से हम करते हैं। स्यात् व मतलब और मतलब क्या, बल दोष प्रमाण ज्ञान हेतु वा। आयु के प्रमाण को ज्ञान करने के लिए और बल और दोष प्रमाण के ज्ञान के लिए हम क्या करते हैं, रोगी की परीक्षा करते हैं, तस्य परीक्षा। चलिए, तो आप बताएं कि मुझे अगर क्वेश्चन आता है कि भाई दशविध आतुर परीक्षा जो हम अभी पढ़ रहे हैं, वो कौन से दशविध परीक्षा विषय के अंतर्गत आती है, कारण, करण, कार्ययोनि या देश, देश के अंदर आती है, क्योंकि हमने देश में ही तो पढ़ा, भूमि देश और आतुर देश। आतुर देश को ही तो अंदर पढ़ रहे हैं, कि आतुर देश को हम क्यों परीक्षा कर रहे हैं, आयु प्रमाण को जानने के लिए, बल को जानने के लिए, दोषों का प्रमाण को जानने के लिए। ठीक है, और आतुर देश को और क्या बोलते हैं, कार्य देश बोलते हैं। तो दशविध आतुर परीक्षा जो है वो हम देश के अंदर पढ़ते हैं, दशविध परीक्षा विषय में भी जो देश है उसके अंदर पढ़ते हैं। अब दशविध आतुर परीक्षा में जो है वो क्या क्या आता है, प्रकृति, विकृति, सार, संघनन, प्रमाण, सात्म्य, सत्व,
आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और वय, ये सभी फैक्टर हमको रोगी का बल पता करने में हेल्प करेंगे। और जब हमें रोगी का बल का ज्ञान हो जाएगा तब हम उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन डिसाइड कर लेंगे, कौन सी मेडिसिन देनी है, तीक्ष्ण देनी है, मध्यम देनी है, मृदु देनी है, ठीक है। यानी उसकी डोज भी डिसाइड कर सकते हैं और पोटेंसी भी डिसाइड कर सकते हैं। और उसके लिए हमें आतुर की परीक्षा 10वीं आतुर परीक्षा आनी चाहिए। तो आज जो है अपन स्टार्ट करेंगे क्या, प्रकृति परीक्षण। आतुर परीक्षा के अंदर भी प्रकृति परीक्षण स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले हमें समझना होगा कि प्रकृति जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है किसी व्यक्ति की, क्योंकि प्रकृति की जो है वो एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो 4 प्रमुख फैक्टर्स हैं जिनके बारे में बोला है। बोलता है तत् यथा शुक्र शोणित प्रकृतिम, काल गर्भाशय प्रकृतिम, आहार विहार प्रकृतिम, महाभूत विकार प्रकृतिम, गर्भ शरीरम अपेक्षते। जो गर्भ शरीर है यानी हमारी जो बॉडी है, फ्रॉम टिल द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन टू द डेथ, हमारी प्रकृति जो है वो इन 4 भागों में या इन 4 फैक्टर्स से अफेक्ट होती है, कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो पहला जो मेजर हम 4 रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी प्रकृति अफेक्ट होती है, हमारी प्रकृति जनरेट होती है या चेंज होती रहती है, तो वो किस वजह से है भाई। पहला कारण है शुक्र शोणित की प्रकृति, यानी उसके माँ बाप कैसे थे। उसके माँ बाप यदि बलवान थे, कफज वाले थे, तो हाई चांसेस हैं कि जो शुक्र शोणित होंगे उसमें भी कफ का गुण जाएगा और संतान भी जो होगी वो प्राय कफज प्रकृति की हो सकती है, बट दैट इज नॉट वेरी श्योर। क्यों, क्योंकि बाकी 3 फैक्टर्स भी तो हैं। दूसरा फैक्टर क्या है, काल गर्भाशय प्रकृति, यानी जब वो गर्भ में था बच्चा, तब उस टाइम पर उसकी प्रकृति कैसी रही। क्यों, क्योंकि गर्भाशय काल में माता ने कैसा आहार लिया, कैसा विहार लिया, उस बेसिस पर भी तो उस 9 महीने के अंदर बच्चे की प्रकृति इफेक्ट होगी। तो उस समय पर भी यदि कफजों का आहार लिया, बलवान आहार लिया, तो बच्चा बलवान होएगा। तो काल गर्भाशय प्रकृति, इसीलिए हम गर्भिणी परिचर्या क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि वैसा आहार विहार देने से उस गर्भिणी परिचर्या के टाइम पर, ठीक है, बच्चे के अंदर अच्छे गुण आते हैं, उसकी प्रकृति स्ट्रांग बनती है, यानी उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनेगी। तो काल गर्भाशय प्रकृति। तीसरा फैक्टर, बच्चा पैदा हो गया, अब जिंदगी भर 1 साल तक तो क्षीर प्राशन करेगा, फिर उसके बाद फल प्राशन करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या बोलते हैं भाई, आपके आहार प्राशन करेगा जिंदगी भर। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा तन और मन, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी जो प्रकृति है वो आपके आहार विहार पर भी डिपेंड करेगी। आज अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो तो आपके अंदर कफज गुण आएंगे, पित्तज गुण आएंगे, खराब खाना खाओगे वातज गुण आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन। फिर क्या बोल रहे हैं, महाभूत विकार के कारण उसकी प्रकृति क्या होती है। अब महाभूत विकार मतलब एक समय के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर भी चेंजेस होते जाते हैं, बाल अवस्था में अलग, वृद्धावस्था में अलग, तो उसको भी हम रोक सकते नहीं है, वो भी इंटेंजिबल है, वो चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान करके हमें समझ में, किसी भी व्यक्ति, कोई पेशेंट आया हमारे पास तो उसके हमें इन 4 बातों को ध्यान में रख करके फाइनलाइज करना चाहिए कि भाई इसकी प्रकृति करेंटली क्या होगी, ठीक है। तो कौन कौन सी 4 बातें हैं, शुक्र शोणित संयोग की वजह से, काल गर्भाशय की वजह से, आहार विहार की वजह से और महाभूत विकार की वजह से। ओके, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अब श्लोक में कैसे लिखा था, याद है, श्लोक में ऐसे लिखा था, तत्र शुक्र शोणित प्रकृतिम, काल गर्भाशय प्रकृतिम, आहार विहार प्रकृतिम, महाभूत विकार प्रकृतिम च गर्भ शरीरम अपेक्षित। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि हम पढ़ते हैं गर्भ शरीर के किन प्रकृति की अपेक्षा करता है, तो हमारे दिमाग में चलता है यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शरीर की प्रकृति की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ फीटल लाइफ की बात कर रहा है, ठीक है। और पूछ ले, बताओ, ये इसको क्वेश्चन बना के पूछ ले कि बताओ गर्भ शरीर जो है किन प्रकृति, गर्भ शरीर जो है वो प्रकृति के किन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड या किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए शुक्र शोणित प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति, और ऑप्शन बी आहार विहारज प्रकृति और महाभूत विकारज प्रकृति। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, यार आहार विहारज प्रकृति और महाभूत विकारज प्रकृति तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये तो बॉडी के बाहर, गर्भ के बाद की बातें हैं। तो गर्भ के अंदर क्या है, शुक्र शोणित और काल गर्भाशय, तो ये 2 हो सकता है, तो ये 2 टिक कर देता हूं। पर ये बात गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमें जो यहाँ ये शब्द यूज किया है गर्भ शरीरम अपेक्षित, तो यहाँ इस गर्भ शरीर से तात्पर्य सिर्फ गर्भ नहीं है, कंप्लीट लाइफ है, फ्रॉम गर्भ टू द एंड ऑफ द लाइफ। तो उस पूरी लाइफ स्पैन में कितने फैक्टर्स की अपेक्षा करता है, 4 फैक्टर्स की, ऑल दी अबव, शुक्र शोणित, काल गर्भाशय, आहार विहारज प्रकृति और महाभूत विकारज प्रकृति। ओके,
अब इस बात का प्रूफ कैसे मिलेगा हमको? इस बात का प्रूफ हमें इसलिए मिलेगा कि भैया जिस तरह हमने गर्भ की परम आयु कितनी बोली थी, गर्भ की परम आयु कितनी होती है, 100 वर्ष करके पढ़ी थी। तो जब हमने वहां पढ़ा था तो वहां भी तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि गर्भ की परम आयु 100 वर्ष कैसे हो सकती है। भाई अगर आप गर्भ को सिर्फ इंट्रा यूट्राइन लाइफ मान रहे हो तो गर्भ की आयु 9 मास, 10 मास, 11 मास, इससे ज्यादा थोड़ी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जहां हमने बोला था गर्भ की परम आयु 100 वर्ष होती, तो उधर गर्भ शरीर से हमारा तात्पर्य क्या था, पूरी एंटायर लाइफ। तो उसी तरह से जब यहाँ कह रहे हैं कि प्रकृति गर्भ शरीर की किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो हम सिर्फ इंट्रा यूट्राइन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, शुक्र शोणित और काल गर्भाशय, हम उसके बाहर वाले आहार विहार प्रकृति और महाभूत विकार प्रकृति को भी कंसिडर करेंगे। तो गर्भ शरीर कुल मिलाकर के कितनी प्रकृतियों के ऊपर डिपेंड करता है, कितने 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सर, कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन एंड एक्स्ट्रा यूट्राइन दो। इंट्रा यूट्राइन दो कौन से, शुक्र शोणित संयोग और काल गर्भाशय, और एक्स्ट्रा यूट्राइन कौन से, आहार विहारज और महाभूत विकारज प्रकृति। ठीक है, तो इधर जो गर्भ शरीर अपेक्षित है वो कंप्लीट लाइफ की बात कर रहा है, ये बात हमें समझ। चलिए, तो अब हम इन चारों फैक्टर्स को डिसाइड करके हम अल्टीमेटली 3 रिजल्ट्स पर आते हैं कि वो जो पेशेंट आपके सामने बैठा है उसकी प्रकृति या तो श्लेष्मज है या पित्तज है या वातज। ओके, तो हमें याद रहे हम क्यों कर रहे हैं आतुर परीक्षा, ये जो श्लेष्मज प्रकृति, पित्तज प्रकृति या वातज प्रकृति क्यों निकाल रहे हैं, किसी पेशेंट की क्यों फाइंड आउट करने के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए ताकि हमें पेशेंट के बल का ज्ञान हो जाए, और पेशेंट के बल का ज्ञान हो जाएगा प्रकृति के अकॉर्डिंग, तो हम अपना चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। 10वें आतुर परीक्षाओं में सबसे पहली परीक्षा तो यही है कि रोगी का बल पता करो, और रोगी का बल पता करके तो ट्रीटमेंट चालू करोगे, और रोगी का बल पता करने के लिए प्रकृति सबसे बढ़िया ऑप्शन। ठीक है, प्रकृति विकृति ऐसे करके थे ना आतुर परीक्षा, प्रकृति विकृति सार संगणन प्रमाण साथ में सत्व आहार शक्ति व्यायाम शक्ति व्यय, तो उसमें सबसे पहला क्या आ गया, प्रकृति। तो प्रकृति क्यों पढ़ रहे हैं हम, ताकि हम रोगी के बल को पता करें। तो ये चीज दिमाग में डालते हुए पढ़ना कि जहां हमारा इंटेंशन भटक ना जाए। तो सबसे पहले श्लेष्मज प्रकृति। अच्छा एक बात बताओ, जो अति स्थूल व्यक्ति होता था उसमें अग्नि कम होती थी कि ज्यादा होती थी, अग्नि ज्यादा होती थी, अग्नि तीक्ष्ण होती थी अति स्थूल व्यक्ति की। क्यों, क्योंकि अति स्थूल व्यक्ति के अंदर वायु प्रतिलोमित हो जाती थी और वो अग्नि को क्या होती थी, संदुक्षण करती थी, इसलिए अग्नि तीव्र होती थी। लेकिन अति स्थूल तो रोगी होता है, पर श्लेष्मज प्रकृति होती। ठीक है, प्रकृति नाम रोग नहीं होता, प्रकृति नाम आरोग्य। तो श्लेष्मज प्रकृति जो होती है या वैसा व्यक्ति जो होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, तीक्ष्ण अग्नि होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। तीक्ष्ण अग्नि का गुण तो किसमें ही आएगा, पित्तज वाले प्रकृति के अंदर आएगा। तो तीक्ष्ण अग्नि अगर पूछे तो तीक्ष्ण अग्नि श्लेष्मज प्रकृति में होगी या अति स्थूल में होगी, अति स्थूल में होगी। लेकिन तीक्ष्ण अग्नि जो है वो किस प्रकृति वाले व्यक्ति में मिलेगी, कफज वाले में या पित्तज वाले में, तो पित्तज वाले में। तो तीक्ष्ण अग्नि किस प्रकृति वाले लोगों का होता है, दैट इज पित्तज। देखो अब ये बात हमें कैसे समझ में आ गई, लिखा है श्लेष्मजाहि स्निग्ध श्लक्ष्ण मृदु मधुर सार सांद्र मंद स्तिमित गुरु शीत विज्जल और अच्छा। इसमें कहीं तीक्ष्ण गुण आ ही नहीं रहा। ठीक है, सारे गुण कैसे हैं, ऐसे गुण हैं जो कफज वाले भाव को बढ़ाएंगे। चलो, तो श्लेष्मज में बाकी सारे गुण तो हमें समझ में आते हैं, कफ के जो सारे गुण हैं वो तो हमें समझ में आते हैं, स्निग्ध शीतो मृदु मंद्र श्लक्ष्ण सांद्र मृदु इस तरह ऐसे करके पढ़े थे ना। अब इधर जो 2 गुण हैं जिनके बारे में हमें ध्यान करना है, पहला क्या, विज्जल। विज्जल मतलब क्या होता है, पिच्छल। ओके, तो पिच्छल गुण होगा, लस्ट्रस जो है वो स्किन होगी, उसकी पेशेंट की बॉडी जो होगी वैसी होगी। दूसरा अच्छ, अच्छ मतलब क्या होता है, अच्छ मतलब साफ। ठीक है, जब हमने सुरा पढ़ा था तो वहां पर प्रसन्ना जो लेयर पड़ी थी, प्रसन्ना लेयर क्या होती थी, अच्छ होती थी, यानी क्लीन होती थी, है ना। तो सुरा बनाते वक्त जो सबसे पहली लेयर रहती थी उसको क्या बोलते थे, प्रसन्ना। प्रसन्ना मतलब साफ, और साफ मतलब अच्छ। ठीक है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भी कह सकते हो। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, यानी जो व्यक्ति प्रसन्न दिखता हो या जिसकी वॉइस जो है वो अच्छी लगती हो सुनने में, कफ वाली बढ़िया वॉइस हो, और उस व्यक्ति को हम उस व्यक्ति के उस वॉइस का कारण या अच्छे दिखने का कारण हम क्या मानेंगे, उस अच्छे दिखने का कारण हम मानेंगे कफज गुण। तो बोलता है कि अच्छत्वात् प्रसन्न दर्शना, अच्छत्वात् अच्छ गुण होने की वजह से, कफ के अच्छ गुण होने की वजह से वो व्यक्ति प्रसन्न दर्शन होता है, दिखने में अच्छा दिखता है। प्रसन्न स्निग्ध वर्ण,
स्वर यानी दिखने में वो अच्छा दिखने का मतलब क्या है? अच्छा दिखने का मतलब है स्निग्ध वर्ण का दिखता है, सॉफ्ट उसकी और स्निग्ध जो है वो स्किन होती है, बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं लेकिन यस वेरी शाइनी बॉडी होती है उसकी स्किन, ठीक है, तेज वाली होती है। तो प्रसन्न स्निग्ध वर्ण वाले, और स्वर, स्वर भी उसका कैसा होता है? बढ़िया प्रसन्न स्वर होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए, कफ के किस गुण की वजह से कफज प्रकृति वाला व्यक्ति प्रसन्न दर्शनाना होता है? प्रसन्न, तो प्रसन्न वर्ड से याद कर लो, प्रसन्न मतलब साफ, और साफ के लिए दूसरा वर्ड क्या होता है? अच्छ गुण। तो प्रसन्न दर्शनाना, प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वर किस गुण की वजह से होगा? अच्छ गुण की वजह से होगा। ये बात हमें याद हो गई, क्यों? क्योंकि अच्छ और प्रसन्न वर्ण जो है दोनों का मतलब हमारे दिमाग में एक ही होता है। चलो, अब मान लो कोई पेशेंट आ गया कि भाई कोई व्यक्ति यदि इन कैरेक्टर्स वाला है आपके पास, जो मैं कैरेक्टर सही बोलूंगा, तो उसमें कौन सा कफ का गुण कारण होगा? पहला, प्रसन्न दर्शनाना प्रसन्न वर्ण स्वर, ये तो अभी डिस्कस किया, प्रसन्न दर्शना प्रसन्न वर्ण स्वर अच्छे गुण, ठीक है। अंग स्निग्ध, अंग उसके स्निग्ध हो तो किस गुण की वजह से? स्निग्ध गुण की वजह से। अंग श्लक्ष्ण हो किस गुण की वजह से? श्लक्ष्ण गुण की वजह से। अब ध्यान से सुनो, पेशेंट क्या बोलते हैं, जो बंदा है वो कैसा है? सुकुमार है, गौर वर्ण का है, या देखने में सुख देता है, ठीक है, यानी दिखने में सुख देता है। दिखने में सुख मतलब आंखों को सुख देता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, आंखों को सुख कौन सा चीज देगी? ठंडी चीज की गर्म चीज? आंखों पे हम कीड़ा लगाते हैं ना, कीड़ा ठंडक के लिए, ठीक है। तो आंखों को सुख देने वाला कौन? ठंडा या गर्म? ठंडा, ठीक है। तो कफज प्रकृति वाले व्यक्ति जो होगा वो सुकुमार होता है, दृष्टि सुख, दृष्टि सुख सुकुमार, ऐसे करके बोलेगा। गौर वर्ण साफ वर्ण का होगा। तो ये किसके, और ये कफ के किस गुण की वजह से? कफ के मृदु गुण की वजह से। मृदु गुण की वजह से व्यक्ति जो होता है वो सुकुमार होता है और गौर वर्ण का होता है और दृष्टि में सुखकारी होता है। तो कफ के किस गुण के कारण व्यक्ति देखने में सुखकारी, सुकुमार और गौर वर्ण का होता है, साफ कर होता है स्किन का? तो दैट इज कॉल्ड मृदु गुण की वजह से। तो अब अगर क्वेश्चन आ जाए, दृष्टि सुख सुकुमार अवदात गात्रा, आंसर मृदु गुण कफ का। लेकिन याद करो, जब हम पित्त जी याद करो, चाहे आगे भी पढ़ लेंगे, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति में जो होते हैं लोग, वो लोग भी कैसे होते हैं? वो लोग भी साफ गात्र के होते हैं, वो लोग भी सुंदर दिखते हैं, लेकिन वो कैसे हैं? वो भी सुकुमार होते हैं, लेकिन वो दृष्टि सुख वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि दृष्टि सुख ऐसा नहीं कि वो गंदे दिखते हैं या दृष्टि को सुख नहीं देते, पर दृष्टि को जो है पित्तज वाला गुण ज्यादा अच्छा भाव देगा या कफज वाला? कफज वाला। तो अगर ऐसे लिखा हुआ जाए दृष्टि सुख सुकुमार अवदात गात्रा, तो कफज प्रकृति का लक्षण है। सुकुमार अवदात गात्रा, तो ये पित्तज प्रकृति का लक्षण है, ठीक है। तो ध्यान रखो कि दृष्टि को सुख कौन देगा? कफ, ठीक है। तो दृष्टि सुख सुकुमार वाला लक्षण कफज का। चलो, अब अच्छा एक बात बताओ, इधर जो है एक बात बोलता है कि जो मधुर मधुर गुण है कफज वाले व्यक्ति के अंदर, मधुर गुण होता है कफ का, तो कफ के मधुर गुण की वजह से जो है भाई गुण सामान्य होने की वजह से जो है शुक्र ज्यादा बनता है, ठीक है। तो लिखता है प्रभूत शुक्र व्यवाय अपत्याह, जब शुक्र की बहुतायत होती है कफज प्रकृति वाले व्यक्ति में, तो वो व्यवाय भी अच्छा करता है और उसके अपत्या यानी बच्चे बच्चे भी खूब सारे होते हैं, प्रभूत अपत्या। तो कहने का मतलब है कि प्रभूत शुक्र व्यवाय अपत्या क्यों हो रहा है? क्योंकि कफ के मधुर गुण की वजह से गुण सामान्य हो रहा है, गुण सामान्य होने की वजह से शुक्र ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तो प्रभूत शुक्र व्यवाय अपत्या होने का कारण मधुर गुण। अब दिमाग में क्या चल जाना चाहिए? दिमाग में चल जाना चाहिए कि कफज प्रकृति वाला पर्सन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अति स्थूल पर्सन। क्यों? क्योंकि अति स्थूल व्यक्ति में तो हमने क्या पढ़ा था? कृच्छ व्यवाय हो जाता है। तो अति स्थूल होना तो रोग है, कफज प्रकृति होना रोग नहीं है, ये तो उस व्यक्ति की स्ट्रेंथ को बता रहा है, ठीक है। तो कफज प्रकृति जो है वो प्रभूत व्यवाय करती है या प्रभूत अपत्या वाली होती है, प्रभुत शुक्र वाली होती है, लेकिन अति स्थूल व्यक्ति कृच्छ व्यवाय में होता है, ये सामने पढ़ा। अब कफ का एक गुण कौन सा हो गया भाई? सार, स्निग्ध शीतल मृदु मंद। तो सार गुण की वजह से क्या होगा? अब सार गुण की वजह से जो व्यक्ति है, ठीक है, उसकी बॉडी कैसी होती है? सार, सार मतलब एकदम क्या बोलते हैं, प्योर। तो कैसे? सार संहित स्थिर शरीर, उस व्यक्ति की बॉडी, कफज प्रकृति वाले व्यक्ति की बॉडी कैसी होती है? एकदम कॉम्पैक्ट होती है, जहां से मोटी होनी चाहिए वहां से मोटी होती है, जहां से मसल्स आउटग्रोथ होनी चाहिए वैसे आउटग्रोथ होती है, ठीक है। तो कफज प्रकृति वाला व्यक्ति सच में बलवान भी होता है, बड़ा भी होता है और बलशाली भी होता है, और उसकी बॉडी जो है अच्छी तरीके से आउटग्रोथ बढ़िया से उसकी बॉडी जो है हर जगह से पुष्ट होती है।
तो ये किस गुण की वजह से? सार गुण की वजह से। और सेम चीज सांद्र गुण की वजह से। तो सांद्र गुण के लिए क्या वर्ड यूज करता है? सांद्र गुण की वजह से उपचित परिपूर्ण सर्वांग। तो सांद्र के लिए बोलता है उपचित परिपूर्ण सर्वांग। सार गुण के लिए बोलता है सार संहित स्थिर शरीर। तो स से याद रख लेना कि भैया सार संहित बोल दे, ठीक है, तो वो सार वाला होगा पक्का, लेकिन उपचित परिपूर्ण सर्वांग बोल दे तो सांद्र वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मंद गुण। मंद गुण मतलब क्या? मंद मतलब धीमा। तो कवच प्रकृति वाला बहुत बलशाली तो होता है और बहुत बड़ा भी होता है, शरीर भी अच्छे से अष्टपुष्ट होता है, लेकिन उसकी चेष्टा कैसी होती है? धीमी होती है, मंद होती है। इसे मोटा मत समझना, इसे लार्ज समझो, ठीक है। तो लार्ज शरीर वाला व्यक्ति होता है, चेष्टा जो है वो कम करता है। मंद गुणों की वजह से मंद चेष्टा करता है। फिर स्थैमित्य गुण। स्थैमित्य मतलब क्या होता है? स्थैमित्य मतलब और धीमा। तो क्या बोलता है? अशीघ्र आरंभ क्षोभ विकार। कह रहा है कि भाई अशीघ्र आरंभ करता है, कोई भी काम करने को कवच प्रकृति वाला जो है वो करेगा भी धीरे धीरे, ठीक है, मंद चेष्टा से भी करेगा, लेकिन करेगा भी वो क्या भाई, स्टार्ट भी करेगा तो उसमें देर कर देगा, स्टार्टिंग धीरे से करेगा, देर से करेगा, लेकिन एक बार स्टार्ट कर देगा तो अशीघ्र शोभ, उसमें जो है शीघ्र शोभ भी नहीं आता है, उसमें डिस्टरबेंस भी जल्दी से आते नहीं है। एक बार उसने निर्धारित कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो फिर वो करके ही रहता है, फिर वो रुकता नहीं है। पर वो निर्धारण करने में देर लगा सकता है, ये हो सकता है। डिसीजन जो है वो थोड़ा स्लो लेगा, लेकिन ले लेगा तो फिर उसे पूरा करेगा। ये होगा कौन? स्थैमित्य गुण की वजह से। नेक्स्ट, गुरु गुण। गुरु गुण में क्या बोलता है भाई कि भाई सार अधिष्ठित अवस्थित गतय। अवस्थित गतय मतलब चलता तो है लेकिन अवस्थित। अवस्थित मतलब आराम आराम से चलेगा, रुक रुक के चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। कौन? गुरु गुण की वजह से। तो गुरु गुण वाली चीज जो होती है वो चलायमान होगी या स्थिर होगी? सीधी सी बात है, जो गुरु गुण होगी चीज वो भारी होगी, भारी होगी तो एक जगह रखी रहेगी या मूवेबल होगी? एक जगह रखी रहेगी। तो अवस्थित गतय, अवस्थित गतय मतलब वो जो है अनवस्थित नहीं है, जो चलायमान नहीं है, वो एक ही जगह रुकी हुई है। तो एक ही जगह रुके हुए वाला गुण किसका हो गया? गुरु का गुण हो गया। और गुरु गुण किस में दिखता है? कवच वाले व्यक्ति। तो जैसे सनी देओल है, अजय देवगन है, ये सब क्या है? ये सब डांस नहीं कर पाते, इनकी अवस्थित गति अवस्थित गति रहती है, अनवस्थित नहीं हो पाते, डोल फिर नहीं पाते। तो क्या होगा भाई? तो देख लो, दोनों में से कोई डांस नहीं कर पाता। जबकि अनअवस्थित अगर पूछ ले कि ऐसा व्यक्ति कौन है वातज पित्तज कफज प्रकृति में जिसमें अनअवस्थित संधि मिलेगा, जिसकी संधियां जो है वो कैसी आई मूवमेंट उसके हैं फटाफट फटाफट, तो वो कौन से होगा? वातज पित्तज या कफज? वातज प्रकृति। तो वातज प्रकृति में चल गुण की वजह से अनअवस्थित संधि गुण मिलता है, ठीक है, कैरेक्टर मिलता है। वहीं कफज प्रकृति में गुरु गुण की वजह से अवस्थित गतय ऐसे करके शब्द मिलता है, ठीक है। अब शीतल गुण। शीतल गुण भी कफ में आता है। तो शीत गुण की वजह से क्या होगा? शीत गुण की वजह से भूख प्यास के वेग कम लगेंगे, गर्मी भी कम लगेगी और पसीना भी कम आएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्यों? क्योंकि अति स्थूल व्यक्ति में हमने क्या पढ़ा था? स्वेदाबाद। स्वेदाबाद यानी अति स्थूल व्यक्ति जो होता है, जरा सी अगर लाइट चली जाए तो पसीने के मारे चर 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 हो जाता है, श्वेत की वजह से उतनी उसको बाधा पैदा होती है। लेकिन कफज प्रकृति वाला व्यक्ति जो है उसको इतना पसीना जल्दी आएगा नहीं, कंपेरेटिव टू पित्तज वाले, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें उसके अंदर क्या है? शीतल गुण है, पित्त में उष्ण गुण। तो शीतल गुण की वजह से जो कफज प्रकृति का व्यक्ति है वो उसको गर्मी कम लगती है, पसीना भी कम आएगा, ठीक है, भूख प्यास के वेग भी कम लगेंगे, ठीक है। चलो, अब अच्छे गुण में क्या बोलता है? अच्छे गुण में कैसा बोलता है कि भाई अच्छे गुण हमने पढ़ लिया, प्रसन्न दशना स्निग्ध वर्ण सुराहा च भवन्ति, ठीक। तो हम प्रकृति को पढ़ लिए कवच वाली को। तो अब एक बात सोचो, मैं एक श्लोक बोलता हूं, आप दिमाग लगा के सोचना कि ये किस प्रकृति के लिए बोला है। पहला, बलमंतः यानी बलवान, बलवान हो। वसुमंतः विद्यामंतः विद्वान हो। ओजस्विनः ओज हो, क्योंकि जितना ज्यादा शुक्र उतना ज्यादा ओज, ठीक है। शांतः शांत रहता है, धीर रहता है ना, ज्यादा बोलता बालता नहीं है, गंभीर सोच वाला है। फिर आयुष्मंतः, आयुष्मंतः मतलब श्रेष्ठ आयु, बहुत आयु है उसकी, दीर्घ आयु वाला व्यक्ति है। च भवंती। तो ये कौन सी प्रकृति के बारे में बोल रहे हैं? कौन सी प्रकृति होगी जो सबसे ज्यादा बलवान होगी? क्योंकि हमें ट्रीटमेंट प्रोसेस के हिसाब से सोचना है ना, क्योंकि बल जितना ज्यादा रोगी बलवान उतना वो हमारे लिए अच्छा।
ठीक है। तो बलवंतः वसुमंतः विद्यामंतः ओजस्विनः शांतः आयुष्मंतः, जो ये सबसे ज्यादा बलवंत होता है और ये सबसे ज्यादा आयुष्मंत भी होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलो, अब पित्त प्रकृति और वात प्रकृति के लिए कैसे बोलेगा? पित्त प्रकृति के लिए ऐसे बोल रहा है, देखो क्या बोलता है, मध्य बलाह, तो बलवंत कौन था? कफज। मध्य बला कौन हो गया? पित्तज। ठीक है। और फिर क्या बोलता है कि भाई अल्प बलाह, अल्प आत्मबल कौन हो गया? वातज हो गया। ठीक। तो अल्प बल कौन सा हो गया? वातज। मध्य बल कौन सा हो गया? पित्तज। और बलवंत कौन हो गया? कफज। तो फिर आयुष्मंत कौन हुआ? कफज। मध्य आयु कौन हुआ? पित्तज। और अल्प आयु कौन हुआ? अल्प आयु, अल्प धन, अल्प संसाधन कौन हुआ? वातज। ठीक। चलिए, अब अपन बात करते हैं पित्तज प्रकृति की। ठीक। तो पित्तज प्रकृति के बारे में अपन अगली बार डिस्कस कर लेंगे। आज अपन जो है कब तक रोक लेते हैं। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतितान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै।